आप हो या मैं, हम आपदाओं का मूल्यांकन आखिर करते कैसे हैं? आपदाओं से हुए नुकसान के आधार पे या आप किसी अन्य आधार पे आपदाओं का मूल्यांकन करते हैं? हम में से ज्यादातर आपदाओं में कितना नुकसान हुआ उसके आधार पर ही आपदाओं का मूल्यांकन करते हैं। और क्या हमारा ये मूल्यांकन हमेशा ठीक होता है? कभी सोचा है आपने? आज हम इसी सब पे बात करेंगे कि कैसे हम आपदाओं का मूल्यांकन करते हैं और उसमें हम कितने ठीक होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम में से ज्यादातर आपदाओं का मूल्यांकन उससे हुए नुकसान के आधार पे करते हैं और अपने इसी मूल्यांकन के आधार पे हम आपदाओं की रोकथाम, आपदाओं से बचाव, आपदाओं से जो प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए रिसोर्सेज आंकलित करते हैं। अगर बड़ी आपदा है, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हम ज्यादा संसाधन आवंटित करते हैं। और जिस आपदा से नुकसान हो ही नहीं रहा है और या हमें लगता है कि इस आपदा से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम अपेक्षाकृत कम संसाधन आवंटित करते हैं। सरसरी तौर पे देखा जाए तो ये ठीक भी है। जिससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ज्यादा प्रभाव हो रहा है, जाहिर है उसके लिए ज्यादा संसाधन दिए जाने चाहिए। परंतु कई बार इस आधार पर लिया गया हमारा निर्णय सही नहीं होता है। वैसे भी आंखें मूंद के बैठे रहना हमारी आदत जो है। आपके आसपास में भी कई आपदाएं घटित हुई होंगी। कई आपदाओं का आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस ना सही, आपने इन आपदाओं के बारे में पढ़ा, सुना, देखा तो जरूर होगा। तो किस आपदा को आप बड़ी आपदा समझते हैं? आपको कौन सी ऐसी आपदा लगती है जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? अब अभी हाल आपने मास एक्सटिंक्शन के बारे में बात की, हमने मास एक्सटिंक्शन के बारे में चर्चा की, तो आप सहज ही कह सकते हैं कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट होगा तो वो बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। लार्ज स्केल वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो वो बहुत बड़ी भारी आपदा हो सकती है। परंतु एस्टेरॉयड इंपैक्ट हो या लार्ज स्केल वॉल्केनिज्म, ये करोड़ों साल में एक बार होते हैं और अगली बार कब होगा ये कह पाना ना आपके लिए संभव है, ना मेरे लिए, ना किसी अन्य के लिए। और फिर वॉल्केनिक इरप्शन के लिए एक विशिष्ट टेक्टोनिक सेटिंग चाहिए, क्योंकि भारतीय भूभाग है उसमें इस तरह की कोई सेटिंग, टेक्टोनिक सेटिंग नहीं है जहां पर कि वॉल्केनिक इरप्शन का खतरा हो। तो हम इन दोनों को अलग कर देते हैं। हम एस्टेरॉयड इंपैक्ट को भी अलग कर देते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन को भी अलग कर देते हैं। तो अब किस आपदा के लिए सबसे ज्यादा संसाधन आप देंगे? अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो शायद आपको लगे कि चक्रवात के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चक्रवात की तैयारी, चक्रवात की रोकथाम के लिए दिए जाने चाहिए। अगर आप गंगा यमुना के मैदान में रहते हैं तो आपको बाढ़ बहुत बड़ी आपदा लग सकती है। अगर आप हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं तो निश्चित ही आपको लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड बड़ी आपदा लग सकती है। परंतु ध्यान दीजिए, क्या आपका निर्णय एकदम सही है? इन आपदाओं से, वो चक्रवात हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लड हो, निश्चित ही नुकसान होता है और क्यूमुलेटिव तौर पे देखें तो नुकसान काफी बड़ा भी होता है। परंतु अगर भूकंप की बात करें तो उससे कुछ ही सेकंड में काफी बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया प्रभावित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेस कलोसल हो सकते हैं। जो दसियों साल का विकास है उस सेकंडों में डिसरप्ट हो सकता है, मटियामेट हो सकता है। जो विकास की गति है, जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, 1 दशक 2 दशक पीछे चली जा सकती है और उसको फिर से रिकवर होने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है। और अगर भूकंप से कितनी ह्यूमन लॉसेस हो सकते हैं उसकी बात करें तो 1556 में चीन में शांची भूकंप आया था, जिसमें कि 8,30,000 लोग मारे गए थे। 1556 में 8,30,000 लोग। तब आप सोच सकते हैं आबादी का घनत्व कितना होगा, कितने लोग होंगे, और तब भी 8,30,000 लोग मारे गए। अभी हाल 1976 में चीन में ही तांगशान भूकंप आया, जिसमें कि 6.33 लाख लोग मारे गए।
ऑफिशियल रिकॉर्ड जो चाइना के हैं वो कहते हैं कि 2-2.25 लाख लोग मारे गए, परंतु ज्यादातर दुनिया ये मानती है कि 6 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। अभी हाल 2004 में इंडियन ओशन सुनामी, हिंद महासागर सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिससे कि हमारा देश का जो पूर्वी तट है वो काफी प्रभावित हुआ था। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, वहां काफी नुकसान हुआ था और उसमें 2,80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो भूकंप से जो नुकसान है वो लाखों में हो सकता है और अभी तक जितने भूकंप आए हैं उसमें 26 लाख से ज्यादा लोग विश्व भर में मारे गए हैं अब तक। मतलब 1900 के बाद से पिछले 124-25 साल में जितने भूकंप आए हैं, जिनके रिकॉर्ड हमारे पास हैं, उसमें 26 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हर इवेंट की अगर एवरेज की बात करें तो करीब करीब 1900 लोग एक इवेंट में मारे गए। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश भूकंप के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हमारा जो अर्थक्वेक जोनेशन मैप है जो पूरे देश को अलग अलग भूकंप संवेदनशील जोनों में बांटता है, भूकंप संवेदनशील भाग में बांटता है, जोन 2, 3, 4 एंड 5। इसमें से 11% जो हमारे देश का इलाका है वो जोन 5 में पड़ता है, 18% जो एरिया है वो जोन 4 में पड़ता है और 30% जो इलाका है वो जोन 3 में पड़ता है। तो करीब करीब 60% जो हमारे देश का इलाका है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील है, जोन 5, 4 और 3 में पड़ता है। यहाँ भूकंप से काफी नुकसान हो सकता है। यहाँ ध्यान में देने योग्य ये बात है कि बाढ़ या चक्रवात की तरह भूकंप का पूर्वानुमान कर पाना संभव नहीं है। वर्तमान तक भूकंप की भविष्यवाणी कर पाना या पूर्वानुमान कर पाना संभव नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक ये तो बता सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। हम उन जोन्स को निर्दिष्ट कर सकते हैं, उन जोन्स के बारे में बता सकते हैं जहां भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, परंतु ये नहीं कह सकते कि कब अगला भूकंप आएगा, कहां पर उसका एपिसेंटर होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। साथ ही दूसरी चीज ये है कि हम भूकंप आने के बाद भूकंप के झटके महसूस होने के कुछ सेकंड पहले जान बचाने के लिए वार्निंग दे सकते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं। कई देशों में ऐसा किया जा रहा है, जापान में, मेक्सिको में, ताइवान में, अभी हाल नेपाल में इस तरह के सिस्टम लगे हैं और यहाँ हमारे देश में उत्तराखंड में भी इस तरह का एक सिस्टम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग संचालित किया जा रहा है, मगर उससे केवल जीवन बचाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बचा पाना संभव नहीं है। और वैसे देखा जाए हमें लगता है कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। वैसे देखा जाए तो कोई भी इलाका भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पहले ये माना जाता था कि केवल हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आएंगे, दक्षिण का जो इलाका है, विशेष रूप से प्लेटो वाला जो इलाका है, वो भूकंप से सुरक्षित है। 1964 में, 1964 में 11 दिसंबर को गोयाना में भूकंप आया था, 1993 में लातूर में, फिर 26 जनवरी 2001 को भुज में, जिसमें कि काफी क्षति हुई थी। परंतु अपनी विशिष्ट जो हमारी टेक्टोनिक सेटिंग्स हैं, इंडियन प्लेट जो है सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से, और इसकी वजह से जो स्ट्रेन बिल्टअप हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो काफी भूकंप के प्रति संवेदनशील है और यहाँ विगत में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। अभी हाल की बात करें तो 2005 में कश्मीर अर्थक्वेक आया, 2011 में सिक्किम अर्थक्वेक, 2015 में अभी हाल आपने झटके भी शायद महसूस किए हो, गोरखा और ढोकला भूकंप आए थे। इसके अलावा पिछले 130 सालों में यहाँ 4 बड़े भूकंप आए हैं। 1997 में शिलोंग में, 1905 में कांगड़ा में, 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पे और 1950 में आसाम में। अब जहां जिन क्षेत्रों में भूकंप आ चुके हैं उसका तात्पर्य यह है कि ये जो एनर्जी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जमा हो रही है, इन क्षेत्रों में ये एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बड़ा भूकंप आ जाए तो ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद बड़ा भूकंप नहीं आएगा। अभी हाल 2015 में आपने देखा होगा, पहले गोरखा भूकंप आया और उसके कुछ ही दिनों के बाद
करीब करीब उतना ही बड़ा भूकंप दूसरा आया, हुल्का। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा भूकंप आने का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो गई, उसके बाद भी भूकंप आ सकता है। परंतु ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों को लेकर है जहां पर अब तक इस तरह का भूकंप नहीं आया। और जो उत्तराखंड राज्य इस तरह के क्षेत्र में अवस्थित है जहां पर अब तक इस तरह का बड़ा भूकंप नहीं आया। उत्तराखंड में आखिरी बड़ा भूकंप जो था 1 सितंबर 1803 को आया था, जिसे गढ़वाल भूकंप बोलते हैं, जिसका एपिसेंटर माना जाता है उत्तरकाशी के पास था और उसका जो मैग्नीट्यूड है 7.2 7.5 के करीब माना जाता है। और इस भूकंप का जो नुकसान हुआ था वो दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा तक उससे नुकसान हुआ, लखनऊ में नुकसान हुआ और उसके झटके जो है माना जाता है कि कैलकाटा तक महसूस किए गए। इतना बड़ा भूकंप अभी तक यहाँ इस क्षेत्र में नहीं आया। विगत में यहाँ 1991 में और 1999 में उत्तरकाशी और चमोली में भूकंप जरूर आ चुके हैं, परंतु वो उतने बड़े भूकंप नहीं थे। बड़े अर्थक्वेक का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 8 या उसके आसपास। और जो हमारा ये मैग्नीट्यूड वाला स्केल है, रिक्टर स्केल, यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक लॉगरिथमिक स्केल है और इसमें जो एनर्जी रिलीज का जो पैमाना है, जैसे ही हम 0.2 ऊपर जा रहे हैं, हम 2 से 2.2 में गए तो जो एनर्जी रिलीज है 2 गुना हो जा रही है। तो 0.2 बढ़ने पे 2 गुना बढ़ जा रही है, 0.4 होने पे 4 गुना हो जाएगी, 0.6 होने पे 8 गुना। तो जैसे ही हम एक यूनिट ऊपर जाते हैं, हम 6 से 7 में जाएं तो एनर्जी करीब करीब 32 गुना बढ़ जाती है। तो जो यहाँ उत्तरकाशी या चमोली में भूकंप आए वो 6.2 6.4 के थे। अगर हम 8 की बात करें, 6 से 8 की, तो उससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होनी बाकी है। सवाल यह है कि खतरा इतना बड़ा है और जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अर्थक्वेक जो है इस क्षेत्र में ओवरड्यू हो चुका है, क्योंकि ये क्षेत्र को वैज्ञानिक कहते हैं कि सिस्मिक गैप में है। इसके दोनों ओर, पूर्व में 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पे और पश्चिम में 1905 में कांगड़ा में बड़े भूकंप आ चुके हैं। इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, सिस्मिक गैप है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होनी बाकी है। कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यहाँ बड़ा भूकंप ओवरड्यू हो चुका है। और ये सब जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। आप गूगल करेंगे, आपको सहज ही कई पेपर्स मिल जाएंगे, कई रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये जानकारी मेरे, आपके और सरकार की, सबकी पहुंच पे है। तो सवाल ये है कि तब सरकार, क्या आप आंख मूंद के क्यों बैठे? आपने आज तक अपने आसपास भूकंप सुरक्षा को लेके कोई एडवर्टीजमेंट देखा? अभी सर्दियां चल रही है, आपने शीतलहरी का एडवर्टीजमेंट देखा होगा। थोड़े दिन बाद आप वनाग्नि के एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उसके बाद लू से बचने के, उसके बाद बाढ़ से बचने के। भूकंप से बचने का तो कोई ऐड नहीं दे रहा। कोई आपको या मुझे ये नहीं बता रहा कि इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा कितना है। ना सरकार ये बता रही है, ना सरकार कुछ ऐसा एक्टिवली कर रही है जिससे लोगों को पता चले कि क्षेत्र में भूकंप का बड़ा खतरा है। उससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सरकार नहीं बता रही। हम बाढ़ की, भूस्खलन की या त्वरित बाढ़ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा आ रही है, रोज रोज आ रही है। जैसा कि हमने कहा, फेडिंग इफेक्ट बायस की वजह से हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। हमारी जो साइकोलॉजी है वो बुरी चीजों को याद नहीं करना चाहती है। हम बुरी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। हमारे पास पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमें ये मालूम नहीं कि 1803 से पहले यहाँ कौन सा भूकंप आया था। हमें ये भी नहीं मालूम कि सत्य में 1803 में कितना नुकसान हुआ था। तो जब हमें पता ही नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हमें ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं। अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। फिर जो हम पॉजिटिविटी बायस की बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा। जो लोग कुमाऊं में रह गए उन्हें ये लगता है कि जो होगा गढ़वाल में होगा। पहले भी उत्तरकाशी में आया था, चमोली में आया था, कुमाऊं में नहीं आया। जो उत्तरकाशी में रह रहे हैं आज उन्हें लगता है कि एक बार आ गया, अब थोड़ा है। और जो घने बसे इलाकों में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वहां रह रहा है, उसे लगता है कि जो कुछ होगा पहाड़ों में। परंतु सच पूछिए, नुकसान वहां होगा जहां ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फुटहिल्स में है। और अगर अपने देहरादून की बात करें तो देहरादून जो हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट है,
उसके एकदम ऊपर बसा हुआ है। ठीक राजपुर और जो साईशाही आश्रम वाला है वहां से मेन बाउंड्री फॉल्ट पास होता है, जो शिवालिक और जो लेसर हिमालय है उसको अलग करता है। और अगर बड़ा भूकंप आता है तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के थ्रू काफी एनर्जी रिलीज हो सकती है और इस क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे भी अगर पीछे देखें तो 2001 में जो भूकंप आया था हुजूम में, उसमें ज्यादातर नुकसान 150-200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में हुआ था। अब अगर एरियल डिस्टेंस देखें, भूकंप उत्तरकाशी में आए या चमोली में आए, देहरादून 100 किलोमीटर से तो ज्यादा एरियली होगा नहीं, तो ज्यादा नुकसान हमारी फुटहिल्स में हो। तो जरूरत है हमें भूकंप के प्रति संजीदा होने की, इस बात को एक्सेप्ट करने की कि हम भूकंप सेंसिटिव जोन में रहें। क्योंकि पहली सीढ़ी सुरक्षा की जो है वो ये एक्सेप्ट करने की है कि हम वल्नरेबल है। हमें मानना होगा कि हमारा इलाका भूकंप के प्रति संवेदनशील है। दोनों ही लोगों को, आम जनता को भी, सरकार को भी, और इस तरह की नीति बनानी होगी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भूकंप से सुरक्षित हो। और ऐसा हमारे आसपास में कई एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। केवल इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। विगत के अर्थक्वेक की देखें तो पीछे एक अर्थक्वेक आया था कैलिफोर्निया में जिसे सैन साइमन अर्थक्वेक बोलते हैं। उसमें केवल 2 लोग मारे गए। उसके ठीक 2-3-4 दिन के बाद बाम अर्थक्वेक आया ईरान में जिसमें 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था और डेप्थ थी, इन दोनों में कंपेरेबल थी। दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर था, 6.7 के करीब। डेप्थ 15-16 किलोमीटर थी। आने का समय भी लगभग 1-2-4 दिन का फर्क था। एक 22 दिसंबर को आया, एक 26 दिसंबर को आया। तो कैलिफोर्निया में वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से भूकंप के प्रभाव उतने नहीं हुए। वहीं ईरान में लोगों ने, वहां की सरकारों ने कई चीजों को अनदेखा किया, भूकंप सुरक्षा को अनदेखा किया और वहां नुकसान काफी ज्यादा हुआ। तो सवाल यहाँ है कि हम भूकंप के खतरे को समझें और उससे बचने के प्रयास करें। इंडिविजुअल तौर पे आप अपने घर का भूकंप सुरक्षा का आकलन करवा सकते हैं, किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सहायता ले सकते हैं। जो वो कमियां बताता है उसके हिसाब से आप अपने घर की रेट्रोफिटिंग करवा सकते हैं। और रेट्रोफिटिंग आप दोनों करवाइए, स्ट्रक्चरल भी, नॉन स्ट्रक्चरल भी, क्योंकि अर्थक्वेक में ज्यादातर जो लॉसेस होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। स्ट्रक्चर तो ठीक ठाक रहता है मगर अंदर जो कंपोनेंट है उनका काफी नुकसान होता है। तो नॉन स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग कराना भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ आप रिस्क ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, अपने घर का इंश्योरेंस करा सकते हैं। और सच मानिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता है, परंतु इससे अगर आपके घर को नुकसान होता है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। अपने लोगों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए भूकंप सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। अपने घर का बीमा करवाइए, अपने घर को सुरक्षित बनवाइए। और अगर आपको यहाँ की कई बातें अच्छी लग रही हैं, इनसे कुछ फायदा हो रहा है, लग रहा है कि कुछ सार्थक बताया जा रहा है, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।